अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। तवाना और मुतहर्रिक निज़ाम इंसाफ किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की की असास है। दूसरी जंग अजीम जोरों शोर से जारी थी। जर्मन फजाइया लंदन शहर पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही थी। बरतानवी मईशत शदीद बहरान का शिकार थी और हर तरफ दहशत और मायूसी थी। हर शख्स ये सवाल उठा रहा था कि इस मुल्क का क्या होगा। अफरा तफरी और मायूसी के इन हालात में बरतानवी वज़ीर आज़म सर विंस्टन चर्चिल ने अपने साथियों से सवाल किया, क्या बरतानिया में अदालतें काम कर रही हैं? उन्हें आगाह किया गया कि अदालतें मामूल के मुताबिक फैसले कर रही हैं और लोगों को इंसाफ मुहैया किया जा रहा है। सर विंस्टन चर्चिल ने उस पर तारीखी अल्फाज कहे कि अब बरतानिया को कोई मसला नहीं होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल 17 माह चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहने के बाद बहुत से तनाज़ात अपने पीछे छोड़कर गुड बाय कहकर रुखसत हो गए। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस बंदयाल के अलविदाई इशाइये तक का बायकॉट कर दिया। दूसरी जानिब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की रियासत उड़ीसा के चीफ जस्टिस डॉक्टर मुरलीधर रिटायर हुए तो लोगों की बड़ी तादाद ने कतार दर कतार खड़े होकर उन्हें गुड बाय कहा। जस्टिस मुरलीधर अपने दबंग फैसलों और अदालती इस्लाहात की वजह से काबिल तकलीद मिसालें अपने पीछे छोड़ गए। जस्टिस मुरली ने हुक्मरान जमात बीजेपी के नामवर रहनुमाओं के खिलाफ सख्त फैसले दिए। इसी तरह अंग्रेज दौर से अदालतों में यह रिवायत कायम थी कि एक मुलाजिम जज के लिए कुर्सी खींचता जिसके बाद जज उस कुर्सी पर दराज होता। जस्टिस मुरली ने उस गुलामाना रिवायत को भी खत्म किया। वो अपने शानदार अमल की वजह से भारतीय अदालती तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गए। गुज़श्ता रोज काजी फायज ईसा ने बतौर 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया। अपने आगाज से ही मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने इंतहाई शानदार और काबिल तकलीद रिवायात का आगाज किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस के ये हालिया इकदाम किसी मुस्तकिल पॉलिसी की बुनियाद हैं या सिर्फ पॉपुलर सेंटिमेंट्स का वक्ती इजहार। काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस अपने पहले रोज बगैर प्रोटोकॉल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वो अपनी जाती गाड़ी में अदालत आए। पुलिस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाना था, लेकिन जस्टिस फायज ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाया तो अपनी अहलिया सरीना ईसा को अपने साथ खड़ा किया। बाद सियासी मुबसरीन का कहना है कि इस तरह उन्होंने ये ठोस पैगाम दिया है कि खवातीन हमारी बराबर की साथी हैं और उनकी यह हैसियत तस्लीम करने की ज़रूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हर अदालती फैसला अंग्रेजी के साथ साथ कौमी जुबान उर्दू में भी जारी करने के अहकाम दिए हैं। याद रहे कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने 2015 में उर्दू के नफाज का हुक्म दिया था, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अमल नहीं कर सकी। आज पाकिस्तान के लिए एक यादगार तारीखी दिन था जब मुल्क की तारीख के अहम तरीन केस की तमाम कार्रवाई बराह रास्त टीवी पर नशर की गई। तहम यहां सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ वक्ती इकदाम है या अब तमाम मुकदमात की कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त नशर की जाएगी। दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जहां जिले अदालतों से लेकर आला अदालतों तक की तमाम कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाती है। उनमें अमरीका, भारत, फिलिपीन और दीगर कई ममालिक शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने से शफाफियत और निज़ाम इंसाफ पर अवामी एतमाद में इजाफा होता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस अपनी नौयत का बेहद अहम तरीन मुकदमा है क्योंकि यह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के हवाले से है। आइए इस हवाले से चंद चीदा हकायक आपके सामने रखते हैं। इस बिल की मंजूरी वफाकी काबीना ने रवां साल 28 मार्च को दी थी, जिसके बाद 29 मार्च को कौमी असम्बली और 30 मार्च को सेनेट से इसको मंजूर किया गया था और हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजा गया था। लेकिन सदर मुमलिकत ने यह कहते हुए दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 21 अप्रैल को अदालती इस्लाहात से मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सदर से दोबारा मंजूरी की आईनी मुद्दत गुजरने पर आज खुद मंजूर होकर कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुफाद आमा के मुकदमात में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम करने से मुतल्लिक है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक आज खुद नोटिस लेने का फैसला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी कर सकेगी। ऐसे मुतासरा शख्स को नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का हक होगा जिसके खिलाफ इस कानून से कबल आर्टिकल 184(3) के तहत फैसला दिया जा चुका होगा। नजरसानी की दरख्वास्त इस कानून के आगाज के 60 दिन के अंदर दायर की जा सकेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। इस कानून के तहत जिन अफराद को भी आज खुद नोटिस केस में सजाएं हुई हैं वो तमाम अफराद सुप्रीम कोर्ट के सामने इन सजाओं के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे।
यहां यह बात मद्देनजर है कि पार्लियामेंट से मंजूरी के महज 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट एक पेशगी इकदाम करते हुए यह करार दे चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की सदर मुमलकत की जानिब से मंजूरी के बाद या दूसरी सूरत में उसके एक्ट बनने की सूरत में यह मौसर नहीं होगा, ना ही किसी भी तरह से इस पर अमल किया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने अपने हुक्म में कहा था कि यह एक्ट बादियो नजर में अदलिया की आजादी और अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल मेंबर भी हैं, माहिर आईन कानून है। बैरिस्टर साहब, आपके लिए भी ये दिलचस्प मौका था यूं अपने घर पे या ऑफिस में बैठ के टीवी पर ये सारे मनाजर देखना? ये है तो ये बड़ी यूनिक बात पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है। कुछ ममालिक में ज़रूर होता है, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है। जहाँ तक मुकदमे का ताल्लुक है, वो तो एक बड़ा सीरियस मुकदमा है। उसमें बड़े अहम कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं और उनकी तो अपनी जगह वक़्त है। लेकिन एक सेकंड के लिए हम ज़रा बात इस पे भी कर लेते हैं कि ये जो लाइव कवरेज होती है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की, जो आज हमने देखी, क्या ये दुरुस्त बात है या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पे बड़ी डिबेट है। और एक डिबेट ये कहती है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उसकी वजूहात दी जाती हैं। बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह ये दी जाती है कि जब एक कवरेज हो रही हो तो प्रेशर होता है जजेस पे कि वो एक तरह परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक के लिए। तो वो जो इंसाफ के तकाज़े हैं पूरे नहीं कर सकते अगर ये पब्लिकली उनको फैसले करने पड़े। दूसरी ये भी वजह बताई जाती है कि जो वकील है, वो भी चूँकि लाइव कवरेज है, तो वो भी अपनी लीगल स्ट्रैटेजी जो है, उसको छोड़ सकता है और वो भी पब्लिक की ओपिनियन के मुताबिक अपनी आर्गुमेंट्स पेश करना शुरू कर देता है। तीसरा ये भी कहा जाता है कि पब्लिक जो सुन रही है, क्योंकि वो जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, उनको पूरी तरह समझती नहीं। जो मुकालमा हो रहा है लॉयर्स में और जजेस में, उसको सही तशरीह नहीं कर सकती। तो पब्लिक इम्प्रेशंस भी अपना-अपना बना लेते हैं। जो पब्लिक इम्प्रेशन गलत भी हो सकते हैं, वो जजेस के बारे में भी गलत हो सकते हैं, वकीला के बारे में भी गलत हो सकते हैं। और यही जो आपने नुक्ता उठाया, यही आज हो रहा था। यानी समाअत के साथ साथ पैरेलल सोशल मीडिया पे लोगों के तबसरे तज्जिए हर जज और वकील के ऊपर चल रहे थे साथ साथ। जी, और यही खदशा होता है कि फिर रेपुटेशन खराब हो सकती है। मुझे खुद, मेरा ख्याल है, फ़ोन नहीं बंद हो रहा था मेरा, बिकॉज़ हर कोई पूछ रहा था अपना-अपना सवाल कि ये जज क्यों इस तरह कह रहा है, फलाँ जज ने ये क्यों बात की, वो वकील क्यों नहीं बोल सका। हाँ। ये तो इस तरह लग रहा है कि ये जजें कह रहे हैं, कोई कह रहा था जजेस सही कह रहे हैं, कोई कह रहा था गलत कह रहे थे। एक अजीब माहौल बन चुका था। और इसीलिए कहा जाता है कि अभी शायद मीडिया पे इतनी ओपन कवरेज की हमें शायद ज़रूरत ना हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक कहा जाता है, जब डिबेट करें तो लोग कहते हैं कि ये पब्लिक को अवेयरनेस, पब्लिक की ट्रांसपेरेंसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बड़ी ज़रूरी है, ताकि पब्लिक को पता चले कि क्या हो रहा है केस में। तो ये एक बड़ी स्टिफ सी डिबेट है। यानी आप कह रहे हैं ये दोनों प्रॉस एंड कॉन्स मौजूद हैं, दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन जो दूसरी साइड है, जो इसकी हामी है, वो ये समझती है कि जैसे पाकिस्तान की माज़रत के साथ अदालती निज़ाम के बारे में कहा जाता रहा है कि अदालतें भी मैनेज होती रही हैं, जज भी मैनेज होते रहे, और खुद आज तो खुद माजी के उन चंद गलत फैसलों का खुद चीफ जस्टिस साहब ने जिक्र किया, जैसे भुट्टो साहब का केस था, कुछ और केसेस थे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो अदालतों से मार्शल लॉज को वैलिडेट किया गया, तो ये जो गलत फैसले हुए, जज मैनेज हुए, अदालतें मैनेज हुई, वकला किस तरह से निज़ाम को डिच करते हैं, किस तरह तारीख पे तारीख देते हैं, ये चीज़ें भी तो पर सामने आएंगी ना, लोगों को पता तो चलेगा कि ये क्या हो रहा है सिस्टम में। जी बिल्कुल, ये इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो है। और मेरा ख्याल है बड़ी एक कुछ बातें निकली हैं आज की डिबेट से, जो नज़र आई पूरी पब्लिक को, कि जहाँ चीफ जस्टिस साहब ने भी और कुछ जज साहिबा ने भी ये बड़ा ओपनली कहा कि हमें अपना भी एहतसाब करना है। हम टैक्स पेयर के पैसे से हम अपना काम कर रहे हैं, तो हम भी अकाउंटेबल हैं। और हमारी अकाउंटेबिलिटी एक तरह से हमारी जजमेंट्स के बेसिस पे ही होती है, और हमने गलतियाँ की हैं और उनकी दुरुस्ती करना हमारा फ़र्ज़ है, आईनी फ़र्ज़ है। तो ये बड़ी एक नई रेवोल्यूशनरी किस्म की थॉट प्रोसेस है,
जो कि हम सबको उसको खुशामदीद कहना चाहिए। बैरिस्टर साहब, जिन मुल्कों में ये रिवायत कई सालों से कायम है, जैसे अमेरिका में है, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में है, फिलिपीन में है, यूरोपियन ममालिक में है, वहाँ लोअर कोर्ट्स में भी और हायर कोर्ट्स में भी कई समातें बराह रास्त दिखाई जाती हैं, तो वहाँ पर क्या आर्गूमेंट है? ऑब्वियसली वो हमसे बहुत ज़्यादा विजडम रखने वाले लोग हैं, वहाँ बहुत इस पर एक्सटेंसिव बहस हुई होगी कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने इसको अडॉप्ट किया तो क्यों अडॉप्ट किया? कि देखिए बिल्कुल ये जो जो मैंने 2-3 पॉइंट्स आपको फ़ेवर या अगेंस्ट बताए, हमने भी डिस्कस किए थोड़े से। हम्म। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हुए। जहाँ तक अमेरिकन सोसाइटी का ताल्लुक है, वो ज़रा हमारे से मुख्तलिफ है। वहाँ हर चीज़ जो है, वो एक तरह से एक एंटरटेनमेंट भी है और वहाँ इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता। हमारी जो सोसाइटी है वो ज़रा थोड़ी अभी मैच्योर होना ज़रूरी है। हमने इस तरह की ओपननेस देखी नहीं अपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। हम ज़रा ब्रिटिश सिस्टम को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। वहाँ एक वक़ार को मेंटेन करने के लिए, एक रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए, एक ऑरा को मेंटेन करने के लिए जुडिशरी को इतना ओपन या ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स को नहीं दिखाया जाता। कहा जाता है कि जज को पीछे छुपा रहना चाहिए, मतलब पब्लिक को पता ही नहीं होना चाहिए कि जज कौन है या कौन नहीं है, ताकि वो सिर्फ उनकी जजमेंट्स पढ़ के फैसले करें। तो वहाँ की एक डिफरेंट ट्रेडिशन है। हमारा जो नेबर मुल्क है, फिलीपींस का ज़िक्र किया, आपने इंडिया का ज़िक्र किया, वहाँ भी डिबेट हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा कि हम करें, तो वो उन्होंने सक्सेसफुली की है, लेकिन वहाँ भी अभी तक डिबेट चल रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ है, फ़ायदा कम हुआ है। लेकिन मेरा ख़्याल है ओवरऑल इस किस्म की रिवायत हर केस में शायद ज़रूरी ना हो कि आप हर केस को आप मीडिया पे पेश करें, लेकिन कुछ अहम केसेज़ हैं, उनको पेश करने में मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं। आपने सैकड़ों केसेस पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी अदालत में प्लीड किए हैं। आप एक बहुत बड़े वालिद के साहबजादे हैं। एसएम ज़फ़र साहब का एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के आइन और कानून के शोबे के हवाले से। तो जो आज जजेस जिस तरह से सवाल कर रहे थे और वकला को बाज़ लोगों ने कहा कि शायद स्नब हो रहे हैं वकला, और बहुत सारे जजेस एक ख़ास हवाले से सवाल कर रहे थे, तो उससे एक परसेप्शन भी बन रही थी पैरेलल कि ये फलां जज जो है वो तो ये कह रहा है कि ये एक्ट ठीक है, फलां जज जो है वो कह रहा है कि नहीं ये एक्ट ठीक नहीं है। तो जज ने तो अभी पहली समात में ये नहीं फैसला सुना दिया, माइंड बना लिया, हालांकि जज को आर्गुमेंट सुनने के बाद माइंड बनाना है। ये भी तो आज ऑब्जर्वेशन सामने आई है। जी, ये जो है, ये हो सकता है इसकी वजह ये हो कि चूँकि ये ओपन लाइव कवरेज हो रही है, तो शायद उस वजह से ये ज़्यादा वोकल ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, जिससे आपको तासुर मिल रहा है कि किसका माइंडसेट किस तरफ है। अमूमन ऐसे देखने में नहीं आता। अमूमन डिबेट सुनी जाती है और फिर ऑब्जर्वेशन ज़रूर आती हैं, लेकिन वो ओवर द कोर्स ऑफ द हियरिंग आती है, इंनिशियल नहीं आ जाती जो आज हमने देखा। राइट, ये भी फरमाइएगा बैरिस्टर साहब के पाकिस्तान में कई दफ़ा ये बहस हुई है। मैंने खुद अपने प्रोग्राम्स में मुतअद्दिद, जब ये मौका कई मौके पे ये सवाल उठता था कि पाकिस्तान में अदालतों की कवरेज बराह रास्त दिखानी चाहिए, हमने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पे किए, लेकिन उस वक्त ये जवाब मिलता था बहुत सारे वकला की तरफ कि ये मुमकिन नहीं है कानूनी तौर पर, इसके लिए कानून साजी करना पड़ेगी। आज एक नया चीफ जस्टिस आया, उसने रात को फैसला किया, अगले दिन पीटीवी का सेटअप लगा, सब कुछ बराह रास्त दिखाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये चीफ जस्टिस का ही प्रोगेटिव था, कोई कानून और आइन तो रुकावट नहीं बन रहा था इसमें। मेरी नज़र में अभी भी मेरा व्यू यही है कि इसकी कायदा कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक किसी डिबेट के बगैर आप डायरेक्टली ये ऑर्डर्स पास करना मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। फिलहाल तो बहरहाल आज तो हमने देखा, लेकिन मेरा ख्याल है आगे जाके इसमें ज़रूर पहले डिबेट, उसके बाद इसको बाकायदा रूल्स इसके बनाए जाएं। लेकिन आखिरी सवाल, वक्त कम है, दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है लेकिन वक्त कम है मेरे पास। आखिरी सवाल, आपकी पार्टी की तरफ से आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, ये फला केस है, मैं अब चले रेफर नहीं करता किसी केस को, इन केसेस के ऊपर भी तो बराह रास्त कवरेज हो ना, पता चले कौम को कि अदालतों में क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्या नहीं हो रहा। जी, ये एग्जैक्टली यही पॉइंट है जिसको आपने देखना है कि अगर आप फिर पिकअप अगर रूल्स ना बने तो पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि आप किस केस को कहें कि ये मीडिया में आना चाहिए लाइव इसका और इसका नहीं आना चाहिए।
जब तक रूल्स नहीं बनेंगे, जब तक इस पे कानून साज़ी नहीं होगी, तो ये फिर एक तरह से एड हॉक रहेगा। ये स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन जिसको हम अपने अल्फाज में कहते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में, स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन नहीं होगा, वो फिर एक तरह से स्वाबदीद होगी कि कौन सा केस करना है, कौन सा नहीं करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। आज सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त कार्रवाई के ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। मुख्तलिफ कानूनी और आइनी माहिरीन की राय मुख्तलिफ भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस अहम तरीन केस की समाअत कुछ रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तर्ज सियासत पर, और हमारे साथ होंगे साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब। ब्रेक के बाद खुशामदेद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM मजमूई तौर पर 40 साल से पाकिस्तानी सियासत में मोहब्बत और रकाबत की दिलचस्प दास्तानें लिख रही हैं। सियासी फायदे के लिए ये एक दूसरे की कभी इतनी मुखालिफ होती हैं कि एक दूसरे को चोर, डाकू और दहशतगर्द जैसे अलकाबात से नवाजती हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। ये शहर हमारा है, तो हम तुम्हें इजाजत देंगे तो तुम यहाँ रहोगे। जब से मैं पैदा हुआ हूँ यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पीपल्स पार्टी लूट रही है कराची को। MQM भरपूर साजिश कर रही है कि कराची शहर में एक मर्तबा फिर लसानी फसादात वो करवाएं। तैयार हैं आप लोग? सिंध सेक्रेटेरिएट की तलाशी लेनी है। सिंध सेक्रेटेरिएट में जाकर उनके डोमिसाइल चेक करने हैं। इंतहाई मुतासिब, नस्ल परस्त, बदउनवान, करप्ट सिंध हुकूमत। मैंने कहा था कि फोन से उड़ने वाली पतंग को काट देंगे। आज वो पतंग कट गई है। जो लोग सिंध को तकसीम करने की बात करते थे, आज वो खुद बिखर हुए। नस्ल परस्त, करप्ट, मुल्क दुश्मन सिंध हुकूमत को ये पहला नोटिस जारी किया जा रहा है। हम भुट्टो के पाकिस्तान को, एक करप्ट पाकिस्तान को, आधे पाकिस्तान को, मजबूर पाकिस्तान को, इंतहा पसंद पाकिस्तान को नहीं मानते, उसको तब्दील करने आए हैं। 2018 में हम सब कराची में बसंत मनाएंगे। पूरे कराची गूंज उठेगा, बोकाटा बोकाटा बोकाटा। रियासत सुन ले, CPEC से मसला हल नहीं होगा। सिंध की इस नस्ल परस्त, करप्ट, मुल्क दुश्मन, सिंधु देश का ख्वाब देखने वाली सिंध हुकूमत को पैक कर दो। लेकिन जब इक़्तिदार के लिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़े तो इतने करीब हो जाती है कि एक ही हुकूमत और एक ही काबीना का हिस्सा बन जाती है। अब चूंकि मुल्क में आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, चुनाचे MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात का नया खेल दोबारा शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में मुत्तहिदा की क़यादत मुख्तलिफ जमातों से राब्ता कर रही है। 3 दिन कबल JUI का वफ्द MQM पाकिस्तान के मरकज पहुंचा, जिसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार और राशिद महमूद सुमरो ने पीपल्स पार्टी की सियासत को इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। अब वक्त आ गया है कि ये जो गुज़िश्ता 15 सालों से बिला शिरकत गैरे सिंध के सियासी वडेरों और जागीरदारों ने जिस तरह यहाँ के इख्तिदार, इख्तियार, वसाइल, यहाँ की ज़मीनों, यहाँ के इंतज़ामी मामलात पर कब्ज़ा जमाए रखा है, सिंध कार्ड का इस्तेमाल करके लोगों की आंखों में धूल झोंक के जिस तरह अपने सियासी अकाबिर शुहदा के लहू को बेचा, जिस तरह सिंध के मजलूम अवाम की सियासी उमंगों का खून किया, सिंध के लोगों के साथ
जो जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी हुई है, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, पीपल्स पार्टी की नाअहली, उनके मजालिम, उनकी नाइंसाफियों और उनकी सिंध की तकसीम की पॉलिसी से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके सियासी वडेरों, जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। अभी कल ही की बात है कि एमक्यूएम तहरीक इंसाफ की 3.25 साल तक इत्तेहादी रही और फिर वही पुरानी लाइन दोहरा कर के हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हुए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलहदा होकर अत्तार के उसी लौंडे के साथ मिल गई जिसको सिंध और पाकिस्तान की तमाम बीमारियों का जिम्मेदार करार देती रही और फिर 16 माह तक अपनी रिवायती हरीफ पीपल्स पार्टी के साथ एक ही काबीना का हिस्सा रहकर हुकूमत खत्म होते ही दोबारा पीपल्स पार्टी के खिलाफ वही इल्जाम शुरू कर दिए जो 40 साल से दोहराए जा रहे हैं। 16 नवंबर 1988 को जब आम इंतखाबात हुए तब एमक्यूएम कराची और हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों की 25 और कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों पर फाते रही और मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी। फिर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के लिए एमक्यूएम से शराकत इक़्तिदार का मुआहदा किया, लेकिन एमक्यूएम पीपल्स पार्टी हुकूमत से मुतमईन ना हो सकी और महज 11 माह बाद ही इत्तेहाद से अलग हो गई। 90 की दिहाई में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने नवाज शरीफ की IGI से इत्तेहाद कायम किया, लेकिन फिर 1992 में नवाज शरीफ की हुकूमत से भी अलहदा हो गई। 3 फरवरी 1997 को आम इंतखाबात हुए और नवाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। चुनाचे एमक्यूएम एक बार फिर इत्तेहादी बनकर नवाज शरीफ की हुकूमत में शामिल हो गई। 17 अक्टूबर 1998 को सिंध के साबिक गवर्नर हकीम मोहम्मद सईद को कत्ल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी ही इत्तेहादी जमात एमक्यूएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हकीम सईद कत्ल का इल्जाम एमक्यूएम पर आयद कर दिया तो एमक्यूएम एक बार फिर हुकूमत से अलहदा हो गई। मुशर्रफ दौर में अक्टूबर 2002 को इंतखाबात हुए तो एमक्यूएम ने कौमी असम्बली की 19 और सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। एमक्यूएम वफाक और सूबे में एक बार फिर हुकूमत में शरीक हुई और दिसंबर 2007 तक उस इक़्तिदार में शामिल रही। फरवरी 2008 के इंतखाबात में एमक्यूएम ने कौमी असम्बली की 25 और सूबाई असम्बली की 42 नशिस्तें हासिल की और एमक्यूएम एक बार फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल हो गई। दिसंबर 2008 में मुत्तहिदा मखलूत हुकूमत से निकली, मगर जनवरी 2009 में वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात के बाद दोबारा हुकूमत में वापस आ गई। जून 2011 में खासे शदीद एहतजाज और इख्तलाफ पर एमक्यूएम हुकूमत से फिर अलहदा हुई, लेकिन उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। 11 मई 2013 के इंतखाबात में एमक्यूएम ने कौमी असम्बली की कुल 25 और सिंध असम्बली की 51 नशिस्तें हासिल की। विफाक में हुकूमत नून लीग की बनी, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई और एमक्यूएम उस वक्त कारकुनों के रेफरेंडम के फैसले पर सूबाई हुकूमत में शामिल नहीं हुई। लेकिन तकरीबन एक साल बाद ही न जाने क्या हुआ कि मई 2014 में अचानक एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत में शामिल हो गई और फकत 4.5 माह में ही उस हुकूमत से बाहर निकल आई। एमक्यूएम की हुकूमतों में आनियों जानियों से उसकी अपनी सियासत मुतासर हुई है। पीडीएम के साथ शरीक इक़्तिदार होने के बावजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मरदमशुमारी और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे, लेकिन इसके बावजूद मुत्तहिदा ने 16 माह तक इक़्तिदार छोड़ा नहीं। हालांकि एमक्यूएम ने जिस शिकवे की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की थी, वो शिकवा पीडीएम के 16 माह के दौरान भी उसी तरह बरकरार रहा, लेकिन एमक्यूएम इक़्तिदार से बाहर नहीं आई और अब फिर एमक्यूएम सिंध की बाकी जमातों के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत शुरू कर रही। क्या है एमक्यूएम का तर्ज सियासत? पाकिस्तान की इतनी मकबूल जमात और इतने ज़बरदस्त मंशूर की हामिल जमात क्यों और कैसे और क्यों कर भटकती रही अपने उस मंशूर से, रास्ते से? साबिक वफाकी वज़ीर और एमक्यूएम के स्टॉलवर्ट, एमक्यूएम के बुनियादी जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें शामिल रहे अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब। सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, अब मेरा ज़ाती सवाल मैं अब आपके सामने अब रख रहा हूँ। ये क्या कोई अंदर कथारसिस नहीं हो रहा है एमक्यूएम के कि ये हम क्या कर रहे हैं? बार बार अगर हम बदलेंगे अपने सियासी बयानिए को, लोग नहीं तस्लीम करेंगे। ये 90-80 का पाकिस्तान नहीं है, ये सोशल मीडिया का 2023 का पाकिस्तान है। क्यों एमक्यूएम इस तरह कर रही है सर? देखिए, मेरा बात आपने 88 से लेकर 2023 तक की तस्वीर कशी कर दी एमक्यूएम को पाकिस्तान की। अच्छा ही होता कि आप साथ साथ जमात इस्लामी की भी, PMLN की भी, PTI की भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी तस्वीर कशी करते तो ज़्यादा मज़ा आता। एमके पाकिस्तान एक असूल पसंद जमात है जो अपने अवाम, अपने वोटर, अपने सपोर्टर के साथ खड़ी रहती है और उनकी सोच के साथ आगे बढ़ती है।
आप अगर ये देखते हैं 88 से लेकर 2023 तक की बात करें तो जब इलेक्शन हुए, मेरा ख्याल है 88 से लेकर 2018 तक इस मुल्क के अंदर, बिलखुसूस सूबे के अंदर मेरा ख्याल है 10 या 11 के करीब कौमी सूबाई असेंबली और इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए। वजह क्या थी कि एमकेएम कामयाब रही। हर इलेक्शन में एमकेएम पाकिस्तान ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल की है। मैं समझता हूं कि 2012 से लेकर 2018 एक ऐसा दौर था जब एमकेएम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी थी जो अपोजिशन में मौजूद थी। अगर आप 2012 से लेकर 2018 के मामला देखेंगे तो मैं समझता हूँ जमात इस्लामी हो, PMLN हो, PTI हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो कि सवा अवामी नेशनल पार्टी को छोड़ करके एमकेएम पाकिस्तान वाहिद पार्टी थी जो मेरा ख्याल है किसी भी सेटअप में मौजूद नहीं थी, चाहे वो वफाक की हो या सूबाई की हुकूमत हो। तो हमने एक अपोजिशन का करना भी सीखा और हमने आवाज़ जिसे कहते हैं आवाज़ बुलंद भी की शहर की बेहतरी के लिए, शहर की तरक्की के लिए। 2018 की आपने बात की, मैं समझता हूं कि 2018 में जब हमने PTI से इत्तेहाद किया, इससे पहले चूंकि आपने IGI का भी जिक्र किया, पीपल्स पार्टी का भी जिक्र किया है, तो यकीनन जब इख्तलाफात हुए हैं तो एमकेएम पाकिस्तान ने कोई छुपकर मुआहदा नहीं किया, बल्कि एमकेएम पाकिस्तान ने अगर 88 में कराची डिक्लेरेशन के साथ पीपल्स पार्टी से मुआहदा किया या 1990 में IGI के साथ मुआहदा किया तो ओपन जिसे कहते तमाम लोगों को बताकर अखबारी नुमाइंदों के सामने मुआहदा किया। हमने क्या किया, मैं समझता हूँ कि मैं कोई लंबी आपका टाइम कम होता है इसलिए मैं मुख्तसर गुफ्तगू करते बताऊँ कि सबसे बड़ा टारगेट तो हमने हासिल किया। वो क्या किया, डिजिटल मरदमशुमारी। जो एमकेएम का मुतालबा था, आपको पता है कि पाकिस्तान के अगर 70 साल तारीख को उठा के देखेंगे तो कि 10 साल बाद, 17 साल बाद, 18 साल बाद डिजिटल मरदमशुमारी हुई। बट एमकेएम के कोशिशों काविशों की बदौलत 5 साल के अंदर मरदमशुमारी हुई है और ये मैं समझता हूँ शहरी सिंध के अवाम की बड़ी कामयाबी नजर आती है, कराची के अवाम की बड़ी कामयाबी नजर आती है। क्या कामयाबी कि आबादी जो कि मेरा ख्याल है कि 98% मुकम्मल होने के बाद 1 करोड़ 33 लाख में बंद की जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम की कोशिशों से 2 करोड़ 4 लाख तक पहुंची है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात जो शहर के लोग समझते भी हैं और इसके अप्रिशिएट भी करते हैं शहर कराची के लोग, कि अब पूरे पाकिस्तान में कराची वाहिद शहर है जिसकी एक कौमी असेंबली की सीट बढ़ गई और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से लेकर 4 सूबाई असेंबली की सीट भी बढ़ गई है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इससे शहर के लोगों को एक सुकून हासिल होगा कि उनका जो शेयर है जो लेकिन शहर के लोगों को तो अमीर भाई, शहर के लोगों को तो सुकून हासिल नहीं हो पा रहा। कराची के लोग तो इंतहाई बेसुकूनी में, अमनो अमान की सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, गवर्नेंस के इशूज हैं, मुकामी हुकूमतें नहीं। मैं ये जरा ये सुनवाना चाहूंगा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का। मैं आता हूं सर, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कुछ फरमाया, मैं चाहूंगा जरा सुन लें कि आपके और पीपल्स पार्टी के मंशूर में साउथ नॉर्थ पोल जितना फर्क है। आप उनके साथ बैठते हैं, बाहर निकलते हैं, बैठते हैं क्या? जरा सुने खालिद भाई क्या कह रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि ज्यादा से ज्यादा पूरे पाकिस्तान में इंतजामी सूबे बनाए जाएं और सूबों का सबसे मजबूत मुकदमा जनूबी सिंध सूबे का है। अब हम अपने पतों में सिंध नहीं, जनूबी सिंध लिखना शुरू करेंगे। ये जनूबी सिंध कल इंशाअल्लाह जनूबी सिंध सूबा बन जाएगा। आप नए सूबों के ऊपर 40 साल से सियासत कर रहे हैं और आप उसके साथ इक़्तिदार में बैठ जाते हैं जो सिंध में नए सूबे बनाने की सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है। ये इतना बड़ा तजाद है अमीरुल हक साहब, कैसे ये खला कैसे पूरा सकता है? आप ये देखिए कि एमकेएम पाकिस्तान 2012 से लेकर 2023 हो चुका है। क्या एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी हुकूमत में शरीक हुई? यकीनन नहीं हुई। आप अभी 16 महीने अब पीपल्स पार्टी के साथ हम वफाक में शरीक हुए तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुआहदा किया और वफाक में शरीक हुए। क्या एमकेएम पाकिस्तान सिंध हुकूमत का हिस्सा बनी? यकीनन नहीं, जबकि हम पे प्रेशर भी था और हमें बताया जा रहा था कि आप शामिल हुए। इसके बावजूद चूंकि एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बहस नाहल और करप्ट हुकूमत समझती है, इसलिए उनके किसी चीज़ में शरीक सफ़र नहीं हुए। बल्कि हम ये समझते हैं कि आज जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है, हैदराबाद के अवाम के साथ ज़्यादती रवा रखी जा रही है, मीरपुर खास को डिलिमिटेशन करके शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ी वेल ऑर्गेनाइज और जिसे कि सिस्टमेटिक तरीके से शहरी सिंध को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए हर मौके पे हर जगह पे हम आवाज बुलंद करते चले यही सवाल, अच्छी बात क्या, यही नुक्ता। देखिए अमीर भाई, यही नुक्ता कि आप पीपल्स पार्टी को करप्ट
चोर डाकू और सिंध के अंदर सुबाइयत या कौमियत फैलाने वाली जमात समझते हैं और ये इससे ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है एमक्यूएम। फिर जब आप उसके साथ बैठ जाएंगे, आप ये एक नया बयानिया एमक्यूएम ने बना लिया कि हम तो नून लीग के इत्तेहादी थे। नहीं सर, आप पीडीएम के इत्तेहादी थे और ये पीडीएम की हुकूमत थी, ये नून लीग की हुकूमत नहीं थी, ये आपकी हुकूमत थी। मैं बहस कर देता हूँ, क्या पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्सा थी? यकीनन नहीं थी, ठीक है ना। और हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अलग साइन किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलग सिग्नेचर किया था। हम पीएमएलएन के साथ हुकूमत में शरीक हुए और फिर हम तो वबांग दहल कहते हैं ना कि एटलीस्ट एज कम्पेयर टू द सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने कराची को कुछ ना कुछ रेस्क्यू किया है। अमीन भाई, जो फैसले करते हैं आप इत्तेहाद में शामिल होने के और इत्तेहाद से निकलने के, ये मुकम्मल आज़ादाना तौर पर एमक्यूएम फैसले कर रही है? यानी पीटीआई के इत्तेहाद से निकलकर और पीडीएम के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत में बैठना और फिर अपने मुतालबात पूरे ना होने के बावजूद इत्तेहाद में बैठे रहना। देखिए, मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बताया कि एमपीएम ने तमाम फैसले फाहमी मशावरत से होते हैं। एमक्यूएम के राब्ता फैसला करती है, राब्ता कमेटी फैसला करने से पहले मेरा ख्याल है जनरल वर्क का इजलास बुलाती है। जनरल वर्क के इजलास में कारकुनान से मशावरत की जाती है, मशवरे की जाती है, उनके सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और यही वजह है कि जब हम कोई फैसला करते हैं तो हमारे अवाम, हमारे कारकुनान, हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर एमक्यूएम के साथ जुड़ जाता है। हम एक जमहूरी तरीक़ेकार के हिसाब से आगे बढ़ने के आती है। और आप ये देखें कि इंशाअल्लाह ताला ये जैसे कहते हैं कि डीलिमिटेशन के मरहल में जारी है और डीलिमिटेशन जैसे मुकम्मल होगा मैं समझता हूँ इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अमीर, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि एमक्यूएम पाकिस्तान में वाहिद सियासी पार्टी है जिसने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी है और एक नहीं बल्कि 4 कौमी असेंबली में हमने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। वो अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं, अपने अवाम से मिल रहे हैं। हम छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंगें शुरू कर चुके हैं। अब सेकंड फेज में मिड लेवल पर और उसके बाद बड़े लेवल पे भी हम जलसा करने की तैयारी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में करेंगे। उसके बाद कराची लेवल पे करेंगे, हैदराबाद लेवल पे भी करेंगे। तो हम तो अपने अवाम से राब्ते में जा चुके हैं, अपने कार्यक्रम का राब्ते बढ़ाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। और किस बुनियाद आखिर में कारकर्दगी की बुनियाद पर, बिल्कुल अपने ठीक है, मंशूर की बुनियाद पर। बिल्कुल ठीक है। आखिर में अमीन भाई ये फरमाइए कि अगर 2023 के आखिर में या 2024 के आगाज में इंतखाबात होते हैं और एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि जिसमें आपको फिर पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ जाता है मरकज में या सूबे में, तो बैठ जाएंगे? फिर तैयार है? देखिए, आपका ये सवाल चूंकि मारूजे पे, मैं मारूजे के हिसाब से जवाब देता हूँ। हमें अच्छी बात क्या है कि सिंध के शहरी सिंध में एमक्यूएम मजबूत और मौसक क़ुव्वत के तौर पे मौजूद है। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि अंदरूनी सिंध के अवाम इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट करेंगे। काफ लीग जिसे कहते हैं फंक्शन लीग है, जेडीए है, जीयूआई है, एक अच्छा अलायंस बनने जा रहे हैं इंटीरियर सिंध के अंदर है। तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा जो एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट इंटीरियर सिंध में पाया जाता है वो यकीनन फातेह के तौर पर उभरेगा। और मैं समझता हूँ कि अर्बन सिंध के अंदर एमक्यूएम जो पिछले 3.5 दहाइयों से कामयाब होती चली आ रही है, इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से आपने कहा 42 सीटें सूबाई असेंबली की 52 सीटें हासिल करती है आइए, इसी तरीके से मैं समझता हूँ एमक्यूएम कामयाब होगी। क्या पीटीआई भी इस इत्तेहाद में शामिल हो सकती है? मेरा ख्याल एमक्यूएम सियासी जमात है और सियासी जमात होने के नाते तमाम एमक्यूएम के लिए तमाम पार्टियों के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि पीटीआई के कराची के अंदर या हैदराबाद के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो अगर वो एग्जिस्ट करती हुई नजर आती है, उनका ऑपोजिशन लीडर था 2018 में, उन्होंने आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, 14 सीटें उन्होंने ली, 50 सीट असेंबली में ऑपोजिशन लीडर बन गए वो। आप कह रहे हैं वो गायब होगी क्या? बिल्कुल। आमिर, अगर आप इस शहर में दौरा करें, इस शहर में जाएं और आप अगर देखते हैं कि मेरा ख्याल 2018 में भी जो उन्हें सीटें दी गई थी, किन लोगों ने जिताया था, 14 सीटें एमक्यूएम की जीत के उनको दी गई थी। और उस वक्त भी हमने कहा था कि उस वक्त यानी 2018 में कौमी असेंबली की 5 सीटें ऐसी थी जो एमक्यूएम को 300 से लेकर 3000 वोट से हराया गया था। इसका और फिर हमारा ना इलेक्शन कमीशन में हमारी बात सुनी गई, ना हमारी कहीं रिकाउंटिंग हुई, ना हाईकोर्ट ने के फैसला दिया। तो हम तो जिसे कहते हैं कि उस दौरान भी 2018 से लेकर 2022-23 तक जिसे कहते हैं कि दीवार से लगे रहे। लेकिन एमक्यूएम चूँकि तंजीमी स्ट्रक्चर इसका बहुत मजबूत है, सेक्टर लेवल है, यूनिट लेवल है, यूसी लेवल है, उसके नीचे सब यूनिट है। हमारा चूँकि काम जारी वो सारी था और अब मैं समझता हूँ कि जो लोग समझते थे कि एमक्यूएम खत्म हो गए, अब उससे खुद इस बात का अंदाजा हो रहा है कि एमक्यूएम के बगैर इस शहर में सियासत मुमकिन नहीं है। और एमक्यूएम का सिग्नेचर के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। एमक्यूएम का सिग्नेचर भी अब ठीक हो गया है जो मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था।
मैं समझता हूं कि MKM पाकिस्तान अदम तसादुम अदम तशद्दुद के पॉलिसी पे कारबंद रहकर पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सियासी, आइनी और कानूनी जदोजहद कर रही है। और ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को, मीर प्रफास के अवाम को पसंद आ रहा है। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ MKM मजबूत से मजबूत तर होती बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब। बहरहाल कराची के सिंध के अवाम फैसला करेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत में ये जो आए रोज़ तग़य्युर व तबद्दुल है ये किस हद तक उसूलों पर मबनी है। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।